आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ क्वेश्चंस, जिसका हमारा पहला है क्वेश्चंस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें उन्होंने ख्वारिज़्म शाह को शरण देने से इनकार करके चंगेज़ खान के क्रोध से दिल्ली सल्तनत को बचाया। सेकेंड वाला उन्होंने दासों को एक आधिकारिक वर्ग स्थापित किया जिसे चहलगानी के नाम से जाना जाता था। थर्ड है उन्होंने तबकात-ए-नाशिरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज को संरक्षण दिया। हमें बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ये उनके बारे में कथन है। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 36 वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और आराम बख्श को पदच्युत करने के बाद 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह एक योग्य शासक थे और उन्होंने दिल्ली रियासत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। ख्वारिज़्म शाह को शरण देने से इनकार करके उन्होंने दिल्ली सल्तनत को मंगोल नेता चंगेज़ खान के क्रोध से बचा लिया, जिसका चंगेज़ पीछा कर रहा था। उन्होंने चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का सिक्का जीतल चलाया। उन्होंने इक्का प्रणाली को संगठित किया और नागरिक प्रशासन तथा सेना में सुधार किए। सेना अब केंद्रीय रूप से वेतन प्राप्त करती थी और उसकी भर्ती भी केंद्रीय स्तर पर होती थी। उन्होंने दासों का एक आधिकारिक वर्ग स्थापित किया जिसे चहलगानी 40 का समूह के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया जिसका आरंभ ऐहक ने किया था। उसने तबकात-ए-नासिरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज को संरक्षण दिया। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हमारा, बलबन के युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है उन्होंने 40 तुर्की अमीरों को परिषद की शक्ति तोड़ा और राज सत्ता की प्रतिष्ठा को बहाल किया। सेकेंड वाला, उसने राजस्व भुगतान की बकाया राशि की जांच की और वसूली के लिए दीवान मुस्तखराज की स्थापना की। थर्ड ऑप्शन है उन्होंने अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में जिस्ता, सिजदा और पेबोस को प्रचलित किया। इसमें से बताना हमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? केवल 2। जो हमारा फर्स्ट और थर्ड सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो किसके लिए कहा गया है? तो वो कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व भुगतान की बकाया राशि को जांच और वसूली के लिए दीवान मुस्तखराज की स्थापना की थी। गियासुद्दीन बलबन 1266 से 87, बलबन 1266 ईस्वी में पर गद्दी पर बैठा। उन्होंने 40 तुर्की अमीरों की परिषद की एक शक्ति को तोड़ा और राज सत्ता की प्रतिष्ठा को बहाल किया। सल्तनत की स्थिरता के लिए यह उनका सबसे बड़ा योगदान था। स्वयं को सूचित रखने के लिए बलबन जासूसों की नियुक्ति की। उन्होंने आंतरिक अशांति से निपटने के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत सेना बनाई। दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाले मुगलों पर आक्रमण किया। उन्होंने सैन्य विभागीय अर्ज की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बकाया राजस्व की जांच की और वसूली सुनिश्चित करने के लिए दीवान मुस्तखराज की स्थापना की। बलबन के राजतंत्र की धारणा पर फारसी दरबार व्यवस्था का प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। उन्होंने सिजदा राजा के सामने साष्टांग दंडवत और पेबोस राजा के चरण स्पर्श पर चूमनों को अभिवादन के औपचारिक रूप में लागू किया। उन्होंने दोआब क्षेत्र में मेवाती राजपूतों के डाकों को नष्ट किया और जंगलों को कटवाया और किले बनवाए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित उपमाओं पर विचार कीजिए। हमें यहाँ कुछ विभाग और प्रमुख कार्य दे रखे। दीवान वजारत पात्राचार विभाग, दीवान कोही कृषि विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग। हमें इसमें से बताना कितने सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? बी, केवल 2। हमारा जो इसमें सेकेंड और थर्ड सही है, लेकिन जो हमारा दीवान वजारात है वो किसका है? वित्त विभाग का है। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है, केवल 2 सही है। दीवान वजारत वित्त विभाग राजस्व संग्रह की भूमि मूल्यांकन और समग्र वित्तीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार वजीर मंत्री इस विभाग का नेतृत्व करता था। दीवान इंशा पत्राचार विभाग सल्तनत और क्षेत्रीय गवर्नर या विदेशी राज्यों के बीच आधिकारिक संचार और पत्राचार को संभालता था। दीवान रिसालत धार्मिक मामलों का विभाग शरिया कानून के कार्यान्वयन, धार्मिक बंदोबस्ती, वक्फ और धार्मिक विद्वानों उलेमा के साथ संबंधों की देखरेख करता था।
दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित यह विभाग अनाथों और विधवाओं की सहायता सहित धर्मथाओं गतिविधियों को बढ़ावा देता था। दीवाने कोहिर कृषि विभाग खेती को बेहतर बनाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोहिर नामक एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की। यह विभाग दोआब को विकास खंडों में विभाजित करता था, जिसमें प्रत्येक खंड का प्रमुख एक आधिकारिक होता था जो किसानों को ऋण प्रदान करता है और उन्हें बेहतर फसलों की खेती के लिए प्रेरित करता है। दीवाने बंदगान दासों का विभाग फिरोज शाह ने दासों के लिए एक विभाग बनाया जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता है। यह विभिन्न राज्य सेवाओं और शाही घराने में कार्यरत दासों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था, इसलिए हमारा थर्ड वाला भी सही सुमेलित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित यात्रियों पर विचार कीजिए। विलियम हॉकिंस, सर थॉमस से और केक्रोइस बर्नियर यात्रियों में कितने जहांगीर के शासनकाल के दौरान आए थे, हमें बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी, केवल 2। कौन कौन आए थे यहाँ पर? तो आए थे विलियम हॉकिंस और सर थॉमस, ठीक है। लेकिन जो हमारे केक्रोइस बर्नियर ये किसके दौरान आए थे, किसके शासनकाल में? तो ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान आए थे, ठीक है। विलियम हॉकिंस ने वर्ष 1909 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार का दौरा किया। वह एक अंग्रेजी राजनयिक और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था जो सूरत में व्यापार संबंध एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति की मांग कर रहा था। सर थॉमस ने वर्ष 1615 इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार का दौरा किया। उनका प्राथमिक उद्देश्य अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकारी को विशेषाधिकार सुरक्षित करना था। रो की कूटनीति के परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान जारी हुआ जिसके तहत अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए अनुकूल शर्तें प्रदान की गई। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन फ्रांसीसी यात्री फेरोकोइड बर्नियर और जीन बेपिटस्ट टेवनिरियर तथा इतालवी यात्री निकोली मंचू ने किया। पीटर मुंडी ने शाहजहां के समय में पड़े अकाल का वर्णन किया है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। वह एक योद्धा, एक योग्य प्रशासक और एक आदर्श वित्त मंत्री थे। वह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने जब्त के नाम से जाने जाने वाली रास्तों की एक नई प्रणाली और कराधान की एक प्रणाली की शुरू की। वर्ष 1582 में सम्राट द्वारा उन्हें दीवाने अशरफ की उपाधि दी गई। इसमें हमें बताना है किससे संबंधित है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? राजा टोडरमल, ठीक है। इसका हमारा आंसर सी नंबर हो, ठीक है। राजा टोडरमल एक योद्धा, एक योग्य प्रशासक और एक आदर्श वित्त मंत्री थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने जब्त के नाम से जाने जाने वाली रास्तों की एक नई प्रणाली और कराधान की एक प्रणाली शुरू की। वर्ष 1582 में सम्राट द्वारा उन्हें दीवाने अशरफ की उपाधि दी गई। अकबर के दरबार के सभी नवरत्न मुल्ला दो प्याजा उन्होंने अकबर के सलाहकार के रूप में कार्य किया। राजा टोडरमल संभवतः संपूर्ण मुगल साम्राज्य में सबसे प्रतिष्ठित वित्त मंत्री। फैजी मुगल दरबार के एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान। राजा बीरबल उन्होंने अकबर के दरबार में विदूषक की भूमिका निभाई थी। अबुल फजल अपनी कृति अकबरनामा के लेखन के लिए प्रसिद्ध। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे दिग्गज कलाकारों में से एक। अब्दुल रहीम खान खाना मुगल साम्राज्य के सबसे सम्मानित कवियों और सैन्य जनरलों में से एक। राजा मानसिंह अकबर की सेना के एक विश्वसनीय सेनापति। फ़कीर अज़ियाउद्दीन एक सूफी रहस्यवादी सलाहकार थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ प्रशासनिक इकाइयाँ दे रखी और कुछ के पदानुक्रम दे रखे हैं। सूबा, जिला स्तर, सरकार, गांव स्तर, परागना, प्रांतीय प्रशासन। हमें इसमें से बताना कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी। इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है, ठीक है। सूबा जो है वो किसके लिए है? तो सूबा है प्रांतीय प्रशासन के लिए। सरकार है किसके लिए? जिला स्तर के लिए। और परागना है, परागना किसके? स्थानीय प्रशासन के लिए। इसलिए हमारा इसमें से कोई भी सही नहीं है। मुगल प्रशासन का पदानुक्रम। जो सम्राट शहंशाह थे मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च शासक और केंद्रीय अधिकारी थे, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन वजीर प्रधानमंत्री प्रशासन का नेतृत्व करता था और साम्राज्य की नीतियों का समन्वय करता था। दीवान राजस्व मंत्री वित्त और राजस्व संग्रह का प्रबंधन। एरी सैन्य मंत्री सैन्य और रक्षा के लिए जिम्मेदार। प्रांतीय प्रशासन सूबा। साम्राज्य को सूबा के नाम से जाने जाने वाले प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक एक सूबेदार गवर्नर का प्रशासन होता था। सूबों को आगे
सूबों को आगे सरकारों, जिलों और परागना स्थानीय इकाइयों में विभाजित किया गया था। जिला स्तर सरकार प्रांतों के भीतर जिले थे जिनका नेतृत्व फौजदार या सरकार अधिकारी करते थे, जो कानून और व्यवस्था तथा सैन्य रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। स्थानीय प्रशासन, जो परागना छोटी प्रशासनिक इकाई थी जिनका शासन सिकदारों या नाजिमों द्वारा किया जाता था। गांव स्तर ग्राम पाटिल या मुकद्दम व्यक्तिगत गांवों का प्रबंधन करते थे। स्थानीय शासन राजस्व संग्रह की देखरेख करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसका ऑप्शन हमारा, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि को उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता था। सेकंड वाला है, भारतीय संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान खुले मत पत्र के माध्यम से किए जाएंगे। थर्ड वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए इनमें से कोई नहीं नोट का विकल्प शामिल करने के लिए विरुद्ध फैसला सुनाया है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। इसमें हमारा सिर्फ ओनली थर्ड वाला सही है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि को उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन, विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग पर लगाम लगाने के लिए वर्ष 2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। अधिनियम की धारा 59 में प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होगा। राजनीतिक दलों के विधायकों को अपना मतपत्र अपनी पार्टी के अधिकृत अभिकर्ता को दिखाना होगा। शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामला 2018, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में मतदाताओं को उपरोक्त में से कोई नई नोटा का विकल्प देने से इनकार कर दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दुर्लभ रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीज इंडिया ORDI ने सुझाव दिया है कि किसी रोग को दुर्लभ तथा परिभाषित किया जाना चाहिए तब वह 10,000 लोगों में से एक या उससे कम हो प्रभावित करती है। सेकंड वाला है, दुर्लभ रोगों वैश्विक आबादी के लगभग 10% को प्रभावित करती है। थर्ड है, भारत वैश्विक दुर्लभ रोग की 1/3 मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए। कितने कथन सत्य नहीं है तो हमें बताना था। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, सिर्फ ओनली इसमें हमारा थर्ड सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकंड वो क्या है, इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड रॉन्ग है। यहाँ पर जो दे रखा है, जो जब 10,000 लोगों में से एक उससे कम को प्रभावित करता है, तो किससे 5,000 लोगों में से एक को कम प्रभावित करता है। दुर्लभ लोगों के लिए वैश्विक आबादी लगभग कितनी है, तो यहाँ पर कितनी है, 3.5 से 5.9% प्रभावित करती है। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है। दुर्लभ रोगों को मोटे तौर पर आबादी में कभी कभार होने वाली रोगों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनका प्रसार देशों के बीच अलग अलग होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुर्लभ रोगों को प्रति 1,000 जनसंख्या पर एक या उससे कम की व्यापकता के साथ जीवन पर्याप्त दुर्लभ करने वाली परिस्थितियों को परिभाषित करता है। भारत में वर्तमान में कोई नामक परिभाषा नहीं है, लेकिन दुर्लभ रोगों को संगठन भारत ने सुझाव दिया है कि किसी रोग को दुर्लभ के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए यदि वह 5,000 लोगों में से एक या उससे कम को प्रभावित करता है। वैश्विक दुर्लभ रोगों का बोझ, विश्व भर में 30 करोड़ लोग दुर्लभ रोगों में से प्रभावित हैं। दुर्लभ बीमारियां लगभग 3.5% से 5.9% आबादी को प्रभावित करती है, अतः जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। 72% दुर्लभ बीमारियां आनुवांशिक रूप से होती है, जिनमें 7,000 से अधिक में विभिन्न विकार और लक्षण देखने को मिलते हैं। भारत में दुर्लभ रोगों का परिदृश्य, भारत वैश्विक दुर्लभ रोग के मामलों में से 1/3 प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 450 से अधिक पहचानी गई बीमारियां शामिल है। इस महत्वपूर्ण प्रसार के बावजूद जागरूकता, निदान एवं दावा विकास समिति होने के कारण भारत में दुर्लभ रोगों को बड़े पैमाने पर अनदेखा किया जाता है। अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ से अधिक भारतीय दुर्लभ रोगों में से पीड़ित हैं, जिनमें 75 से अधिक बच्चे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, GI टैग दे रखा है और कुछ राज्य दे रखे हैं। फर्स्ट है कोरचिया लेस शिल्प, आंध्र प्रदेश, माजुली, मुखोटे, असम, पाटन, पटोला, गुजरात। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है।
आंध्र प्रदेश के नरसापुर के पारंपरिक क्रोशिया से लेस शिल्प को चीन के मशीन निर्मित लेस उत्पादों से संरक्षण प्रदान करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी प्रकार सांस्कृतिक महत्व का संवर्धन और संरक्षण प्रदान करते हुए असम के माजुली मुखौटे तथा पांडुलिपि चित्रकारी को जीआई का दर्जा प्रदान किया गया है। पूर्व में गुजरात के पाटन पटोला को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी? तो हमें इसमें से बताना है कौन सा वाला सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए, खाद्य एवं कृषि संगठन। अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक है द अनजस्ट क्लाइमेट। यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और अनुकूलन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लिंग, धन तथा उम्र के साथ कैसे भिन्न होता है। FAO ने 24 निम्न मध्यम आय वाले देशों में 950 मिलियन से अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को सामाजिक और आर्थिक डेटा का विश्लेषण किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।